अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड प्लान। सबसे पहले इस टॉपिक में हम बात करेंगे वैल्यू डिलीवरिंग प्रोसेस। वैल्यू डिलीवरिंग प्रोसेस होता क्या है? वैल्यू डिलीवरिंग, वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू डिलीवरिंग वैल्यू सीक्वेंस इनटू फॉलोइंग फेजेस। The first one is assigning market opportunities, customer value, which involve environment scanning and developing insight about customer needs and want. जब भी हम वैल्यू डिलीवरिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो इसके बुनियादी तौर पे 3 स्टेप होते हैं। उसमें पहला स्टेप होता है वैल्यू क्रिएशन, सेकंड होता है वैल्यू डिलीवरिंग और थर्ड होता है वैल्यू कम्युनिकेशन। तो हमें सबसे पहले ये डिटरमाइन करना होता है कि हम क्या वैल्यू डेवलप करना चाहते हैं। इसके लिए जो हमें देखना होता है, चूजिंग द वैल्यू इंक्लूड क्रिटिकल डिसीजन टू एसटीपी विच सेंस कोर स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। हमें देखना होता है कि वैल्यू डिटरमाइन करने से पहले मार्केटिंग सेगमेंटेशन। सबसे पहले हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग सेगमेंटेशन का, जिसके जरिए मार्केट को डिफरेंट करेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर डिवाइड किया जाता है। फिर आफ्टर सेगमेंटेशन हम टारगेट करते हैं एक स्पेसिफिक ग्रुप को, और उसके बाद हम डिटरमाइन करते हैं पोजीशनिंग कि वो क्या मार्केट पोजीशन हमें क्रिएट करनी चाहिए थ्रू आउट डिलीवरिंग वैल्यू। थर्ड, हमें देखना पड़ता है डिजाइनिंग वैल्यू रिलेटेड टू डिसीजन इन्वॉल्विंग प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी, न्यू ऑफरिंग एंड प्राइस। देन हम डिटरमाइन करते हैं प्रोडक्ट रिलेटेड स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर डिटरमाइन करते हैं कि जो नई प्रोडक्ट डेवलप की जा रही है उस प्रोडक्ट के अंदर जो है क्या क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक, फंक्शंस और क्या उस प्रोडक्ट की प्राइस होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं डिलीवरिंग वैल्यू फोकस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेस इश्यूज। जब हम वैल्यू को डिलीवर करने जाते हैं तो हमें कंसिडरेशन करनी पड़ती है डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस पर एंड एक्सेस प्रोसेस पर, कि हम किस तरीके से एफिशिएंटली अपने टारगेट कंज्यूमर तक अपनी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी पॉसिबल बनाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कम्युनिकेटिंग वैल्यू थ्रू आउट द इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। फिर हम अपनी वैल्यू को अपनी टारगेट मार्केट, अपने कंज्यूमर, अपने यूजर तक कम्युनिकेट किस तरह करेंगे। तो यहाँ पे हमें स्पेसिफिक प्लानिंग करनी पड़ती है, जिसके जरिए हम अपने टारगेट मार्केट को अपनी वैल्यू से रिलेटेड कम्युनिकेट करते हैं। इसमें हम मुख्तलिफ इंटरनेट और दीगर प्रमोशनल मेथड्स का भी सहारा लेते हैं। नेक्स्ट, वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस। व्हाट इज द वैल्यू चेन? अगर हम बात करें वैल्यू चेन की, द वैल्यू चेन इज टूल ऑफ आइडेंटिफाइंग was to create more customer value because every firm is in the synthesis of primary support activities performed to design product, market, deliver and support its product। वैल्यू चेन के अंदर हम दो ग्रुपिंग में अपनी डिवाइड कर देते हैं, और उसके अंदर सबसे पहले है प्राइमरी एक्टिविटीज और सेकेंडरी सपोर्टिव एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज वो हैं जो कि इंतहाई मेन रोल प्ले करती हैं वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस के दरमियान और वैल्यू चेन के दरमियान, और सपोर्टिंग एक्टिविटीज वो हैं जो इसमें सपोर्टिव रोल प्ले करती हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटीज में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक की अगर सिंपली हम बात करें तो लॉजिस्टिक मीन्स अचीविंग द टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये लॉजिस्टिक्स बन जाते हैं। और जब हम बात करते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक्स की, तो इट्स मीन बिफोर मैन्युफैक्चरिंग, बिफोर प्रोडक्शन, डिफरेंट पार्ट्स, मटेरियल और वो तमाम नेसेसरी रिक्वायरमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत अहम है, जब हम उसको अचीव करने के लिए लॉजिस्टिक का सहारा लेते हैं तो ये हमारी कहलाती है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। सेकंड हमारे लिए जो सबसे अहम होती है वो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। ये भी वही टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी, सिंपली लॉजिस्टिक। और जब हम आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसका ताल्लुक होता है आफ्टर प्रोडक्शन, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग।
फिनिश गुड्स को किस तरीके से अपनी मार्केट और अपने कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो हम बेनिफिट हासिल करते हैं, वो सिलसिला कहलाता है हमारा आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स का। उसके बाद हमारा मरहला आता है ऑपरेशन, कन्वर्टिंग मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट, यानी आपका प्रोडक्शन प्रोसेस, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसमें आप कंटिन्यूसली यूटिलिटी हासिल करते हैं, जिसमें कंटिन्यूसली रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में डाइवर्ट करने के लिए एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो यहाँ से हम सिलसिला फिर शुरू करते हैं अपने ऑपरेशन का, और अपनी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग या अपने प्रोडक्ट का ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज में फोर्थ है वो है मार्केटिंग इंक्लूड सेल्स। फिर मरहला आता है मार्केटिंग का, और मार्केटिंग के साथ साथ इंक्लूड सेल्स का। फिर अपनी प्रोडक्ट की थ्रू आउट द मार्केटिंग डिमांड क्रिएट करते हैं, और फिर एफिशिएंट सेल्स के जरिए फौरन उस डिमांड को फुलफिल करते हैं, ताकि हम अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कामयाब हो जाएं। और नॉर्मली किसी भी बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो हम इस तरह अपनी सेल्स के जरिए मैक्सिमम रेवेन्यू के जरिए मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। और लास्ट जो हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज का पॉइंट है वो है सर्विसेज। सर्विसेज जब हम किसी प्रोडक्ट के साथ ऐड करते हैं, तो हमारे कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है। तो अब देखना ही होता है कि प्रोडक्ट की नौइयत, प्रोडक्ट है किस टाइप की। टाइप्स ऑफ अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट वी डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ सर्विस शुड बी ऐड विद इट प्रोडक्ट। तो सर्विसेज भी प्रोडक्ट के लिए बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट सपोर्टिव एक्टिविटी। सपोर्टिव एक्टिविटीज के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मीन्स जिसके जरिए हम मुख्तलिफ सपोर्टिव टूल्स एंड अननेसेसरी थिंग्स को परचेज करते हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट। फिर टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, हम कैसे टेक्नोलॉजी को एक्वायर कर रहे हैं, कैसे टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, कैसे टेक्नोलॉजी को अपडेट कर रहे हैं। थर्ड है HRM, मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। सपोर्टिव एक्टिविटीज में सबसे अहम रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का, क्योंकि किसी भी बिजनेस की प्रोडक्टिविटी में बुनियादी तौर पे दो तरह की रिसोर्सेज होती हैं, जिनमें से एक रिसोर्सेज को हम कहते हैं कैपिटल रिसोर्सेज, और दूसरी रिसोर्सेज को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। और ह्यूमन रिसोर्सेज वो हैं जो कैपिटल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं। तो हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोसेस कैसा है, क्या हम वेल कॉम्पिटेंट, वेल एक्सपीरियंस, वेल एफिशिएंट एम्प्लॉयज को हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं, ये एक सपोर्टिव एक्टिविटी है। और लास्ट हमारे जो सपोर्टिव एक्टिविटी है फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। जो फर्म है या जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी चीज के अगर सिंपली हम डिफाइन करें इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं किसी भी चीज की बुनियादी रिक्वायरमेंट, जरूरियात। जैसे बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी बेस, उसके पिलर्स, उसकी रूफ। इसी तरह बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो तमाम बुनियादी जरूरियात के अवेलेबिलिटी होना, जिसके बगैर बिजनेस पॉसिबल नहीं है। तो फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे प्लान के अकॉर्डिंग टू सफिशिएंट है, ये भी हमारी बहुत सपोर्टिव एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट नाउ कम टूवर्ड द अनदर सेक्शन, कोर कॉम्पिटेंसीज। कोर कॉम्पिटेंसीज आज की कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में बड़ा अहम पॉइंट है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन फोकस करती है अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज की तरफ। अब अगर हम कोर कॉम्पिटेंसीज की बात करें, तो companies today outsource less critical resources if they can obtain better quality or lower cost. The key is to own and nature of the resources and companies that make up the sense of the business. Many textile, chemical, and computer electronic product firms use offshore manufacturing of the product design and development and marketing. Their core competencies, कोर कॉम्पिटेंसीज, हम बुनियादी तौर पर अपनी किसी भी प्रोडक्ट की वो इम्तियाजी करेक्टरिस्टिक, वो बुनियादी पॉइंट जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट की सक्सेस और फेलियर का डिपेंडेंसी रिलाई करती है,
हमारा सारा फोकस होना चाहिए अपनी प्रोडक्ट की कोर कॉम्पिटेंसीज पे। इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आजकल कंपनीज अपनी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में अपनी प्रोडक्ट के दीगर पार्ट्स और दीगर हिस्सों को ऑफ शोरिंग के जरिए हासिल करती हैं, ताकि उनका मेन फोकस और मेन जो उनका कंसिडरेशन होनी चाहिए वो कोर कॉम्पिटेंसीज के ऊपर होनी चाहिए। अब कोर कॉम्पिटेंसीज की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट सेंसिंग। मार्केट सेंसिंग प्रोसेस, गैदरिंग एंड एक्टिंग अपॉन इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट। सबसे पहला जो कोर कॉम्पिटेंसी का स्टेप है कि हम मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, मार्केट को एनालाइज करते हैं और मार्केट की मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, ताकि हमें मार्केट की रिक्वायरमेंट, मार्केट की एक्सपेक्टेशन और मार्केट की वो तमाम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हासिल हो सके, जिसकी बुनियाद पर हम आगे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। सेकेंड है न्यू ऑफरिंग रियलाइजेशन प्रोसेस, researching, developing and launching new high quality offering quickly and within budget। फिर हम कोशिश करते हैं कि अपने प्री प्लान बजट के मुताबिक मैक्सिमम हाई क्वालिटी इन मिनिमम कॉस्ट में प्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाए। थर्ड उसके बाद है कस्टमर एक्विजिशन। कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस, defining target market and prospecting of new customer and offering individual customer। कस्टमर एक्विजिशन के जरिए हम अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को फोकस करते हैं, ताकि उन प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सके, उनको अपने प्रोडक्ट का यूजर बनाया जा सके और इस तरह हम अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज कर सके। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोसेस, building deeper understanding relationship and offering to individual customer। हम अपने कस्टमर के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, ताकि शेयरिंग ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन का प्रोसेस इंतहाई आसान हो सके और हम कंज्यूमर और कस्टमर के व्यूज को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, इजीली रिसीव कर सकें और अपनी पॉलिसीज और अपनी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को अकॉर्डिंगली अपडेट कर सकें। तो इसके लिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोसेस बहुत अहम रोल प्ले करता है, जिसके जरिए हमें फ्रीक्वेंटली नॉन स्टॉप वैल्यूएबल कंज्यूमर ओपिनियन और कस्टमर ओपिनियन हासिल होती है। कोर कॉम्पिटेंसीज का लास्ट सिस्टम हमारे पास है द फुलफिलमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस, रिसीविंग एंड अप्रूविंग ऑर्डर, शिपिंग गुड्स ऑन टाइम एंड कलेक्टिंग पेमेंट। फिर हम फुलफिलमेंट प्रोसेस के जरिए रिक्वायर्ड ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए, इसमें टाइम बड़ा अहम होता है कि ऑर्डर की डिलीवरी विद इन टाइम होनी चाहिए। मोड ऑफ पेमेंट, रिसीविंग ऑफ पेमेंट, जो हम हमारी सेल्स है उसकी रिकवरी की ड्यूरेशन, ये तमाम चीजें जब हम एडजस्ट करते हैं तो ये होता है फुलफिलमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस। तो बुनियादी तौर पे कोर बिजनेस प्रोसेस के अंदर जो हमारे पॉइंट है पहला है मार्केट सेंसिंग प्रोसेस, न्यू ऑफरिंग रियलाइजेशन प्रोसेस, कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस एंड फुलफिलमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस। नाउ कम टुवर्ड द कोर कॉम्पिटेंसीज। नाउ कोर कॉम्पिटेंसीज की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने पहले बात की थी कि कोर कॉम्पिटेंसीज वो बुनियादी तौर पर बिजनेस की वो इम्तियाजी खसूसियत, जिसकी बुनियाद पर आपकी बिजनेस की प्रोडक्ट या सर्विसेज की सक्सेस की डिपेंडेंसी होती है, वो हमारी कहलाती है कोर कॉम्पिटेंसीज। कोर कॉम्पिटेंसीज के अंदर सबसे अहम चीज है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कोर कॉम्पिटेंसीज प्रोसेस के जरिए हम फोकस करते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के ऊपर। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता क्या है, वो कोई ऐसा बेनिफिट, कोई ऐसा एडवांटेज, कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो आपके कंपटीटर्स के पास मौजूद ना हो, आपके कंपटीटर की प्रोडक्ट या सर्विस में मौजूद ना हो और वो आपके पास हो, वो आपके लिए कहलाता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज।
अगर हम आमतौर पे ऑर्गेनाइजेशन कम्पिटिटिव एडवांटेज 3 डायरेक्शन में हासिल करती हैं। फर्स्ट हासिल करती है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, सेकंड हासिल करती है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, और थर्ड हासिल करती है ऑन द बेसिस ऑफ सर्विसेज। कम्पिटिटिव एडवांटेज आज की कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में क्वालिटी की बुनियाद पे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन हासिल कर रही हैं, और वो कोशिश करती हैं अपनी क्वालिटी को उस लेवल तक इम्प्रूव करना जिस लेवल तक आपके कंपटीटर की प्रोडक्ट की क्वालिटी ना हो। अगर हम बात करें प्राइस में कम्पिटिटिव एडवांटेज की, तो ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती हैं एग्जिस्टिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को न्यू और लो प्राइस में मार्केट में फराहम करके ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस कम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल किया जाए। और सर्विस की बुनियाद पे कम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल किया जाता है कि आज तक वो प्रोडक्ट जिसके साथ कोई सर्विस ऐड नहीं थी, तो या तो उसके साथ कोई सर्विस ऐड कर दी जाए, या अगर ऑलरेडी सर्विस ऐड थी तो कोई एडिशनल सर्विस प्रोवाइड की जाए। तो इस तरह हम 3 डायरेक्शन में कम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सकते हैं, और इस तरह हम अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज तक पहुंच सकते हैं। सेकेंड है एप्लीकेशन इन वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट। एप्लीकेशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट आज के दौर में प्रोडक्ट की वैरायटी और प्रोडक्ट की क्वालिटीज और प्रोडक्ट की प्राइस, इसमें हमारे पास हमें कंपटीशन में बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। तो हमें देखना होता है कि एप्लीकेशन इन वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट किस तरह अचीव की जाए। नेक्स्ट, डिफिकल्ट फॉर कंपिटिटर टू इमिटेट। कंपिटिटिव एडवांटेज की खास बात ये होती है कि वो इजी टू अडॉप्ट ना हो। ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसा कंपिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करें जो फौरन ही हमारे कंपिटिटर भी अचीव कर लें। तो इसका मकसद है ऐसा कम्पिटिटिव एडवांटेज लॉन्ग ड्यूरेशन में हमारे लिए फेवरेबल नहीं होगा। तो हमें कम्पिटिटिव एडवांटेज ऐसा क्रिएट करना चाहिए जो कि हमारे कंपिटिटर के लिए अडॉप्ट या कॉपी करना आसान ना हो। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हमारी कोर कॉम्पिटेंसीज की थी। नेक्स्ट बात करें, व्हाट इज होलिस्टिक मार्केट। होलिस्टिक मार्केट की बात करें, होलिस्टिक मार्केट इज sense itself integrating the value exploring value creation and value delivering activities with the purpose of building long term mutually satisfying relationship। होलिस्टिक मार्केट के 3 स्टेप है। इसमें सबसे पहला स्टेप है एक्सप्लोरिंग द वैल्यू क्रिएशन। सबसे पहले हम एक्सप्लोर करते हैं what type of value should we create, what type of value is necessary for current market। इसके जरिए हम डिटरमाइन करते हैं कि हमें किस तरह की वैल्यू क्रिएट करनी चाहिए। सेकंड स्टेप होता है वैल्यू डिलीवरिंग। फिर हम वैल्यू को डिलीवर करते हैं, और वैल्यू को डिलीवर करने के जरिए हम मुख्तलिफ मराहल से गुजर के कंज्यूमर तक अपनी वैल्यू को पहुंचाते हैं। नेक्स्ट, बिल्डिंग अ लॉन्ग टर्म म्यूचुअली सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप। जब तक हम वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू एक्सप्लोरेशन, वैल्यू डिलीवरी के बाद हम कंज्यूमर का मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। इस तरह हम कंज्यूमर लॉयल्टी अचीव कर लेते हैं। होलिस्टिक मार्केट, holistic marketers succeed of managing superior value chain that deliver high level of product quality, service and speed। इसके जरिए हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मैक्सिमम लेवल पे ले जाते हैं, इसके जरिए हम सर्विसेज को इम्प्रूव कर लेते हैं, और इस तरीके से हमारी ओवरऑल स्पीड में इजाफा हो जाता है। दे अचीव प्रॉफिटेबल ग्रोथ बाय एक्सपेंडिंग कस्टमर वैल्यू, बिल्डिंग कस्टमर लॉयल्टी। होलिस्टिक मार्केट के जरिए हम अचीव करते हैं प्रॉफिटेबल ग्रोथ, एक्सपेंड करते हैं कस्टमर वैल्यूज को, और इस तरह हम अब कस्टमर लॉयल्टी को अचीव करने के लिए कस्टमर लॉयल्टी को अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं। आज की कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एक सबसे अहम एसेट्स होता है वो होती है कस्टमर लॉयल्टी। जितनी स्ट्रॉन्ग कस्टमर लॉयल्टी होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी के इंक्रीमेंट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो हम होलिस्टिक मार्केटिंग के ज़रिए अपने कस्टमर या कंज्यूमर की लॉयल्टी हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें व्हाट इज मार्केटिंग प्लान। अ मार्केटिंग प्लान इज सेंट्रल instrument for directing
एंड कोऑर्डिनेटिंग मार्केटिंग एफर्ट्स। मार्केटिंग प्लान एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए हम डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग मार्केटिंग एफर्ट्स, मार्केटिंग की पॉलिसीज और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को डायरेक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और इस तरह मार्केटिंग एफर्ट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। इट्स ऑपरेट एट द स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल लेवल। बुनियादी तौर पे मार्केटिंग प्लान के दो पोर्शन होते हैं, जिसमें पहला वो होता है स्ट्रेटेजिक और सेकंड होता है टैक्टिकल लेवल। अब अगर हम इनको डिफरेंशिएट करें तो लेवल ऑफ मार्केटिंग प्लान, सबसे पहले स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक पोर्शन में है टारगेट मार्केटिंग डिसीजन। सबसे पहले हम डिसीजन, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं कि हम जो प्रोडक्ट या जो सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हैं उसकी टारगेट मार्केट कौन सी होगी। इसको एसटीपी के जरिए हम डिटरमाइन करते हैं कि सबसे पहले सेगमेंटेशन की जाती है मार्केट की, फिर उसमें से एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट किया जाता है और फिर इसी तरह पे उनकी पोजीशनिंग क्रिएट करने के लिए वैल्यू क्रिएट की जाती है। तो हमें डिटरमाइन करनी पड़ती है स्ट्रेटेजिक लेवल पे टारगेट मार्केटिंग डिसीजन। सेकंड है वैल्यू प्रोपोजिशन। फिर हम डिटरमाइन करते हैं आफ्टर सेगमेंटेशन, आफ्टर टारगेट मार्केट, व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू, क्या वैल्यू हमें क्रिएट करनी चाहिए। हर वो वैल्यू जो आपके लिए एग्जीक्यूट करना और कंज्यूमर के लिए एक्सेप्ट करना, दोनों करेक्टरिस्टिक जिसमें मौजूद हो वो एक सक्सेसफुल वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे हम डिटरमाइन करते हैं कि क्या वैल्यू हमें क्रिएट करनी चाहिए। फिर हम एनालाइज द मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज, और फिर हम एनालाइज करते हैं मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज को। और मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज के जरिए हम देखते हैं मार्केट में या कंपिटिटिव मार्केट के अंदर डिफरेंट गैप्स को, ताकि हम उन गैप को कवर करके उस मार्केट में एक नुमाया पोजीशन हासिल कर सकें। तो मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए हमें मार्केटिंग रिसर्च करनी पड़ती है और मार्केटिंग रिसर्च की बुनियाद पर हम डिटरमाइन करते हैं कि वो कौन से मार्केटिंग गैप्स हैं जिनको फुलफिल करके हम एक बेहतर पोजीशन हासिल कर सकते हैं। अब अगर बात करें प्रोडक्ट फीचर्स की, टेक्निकल पोर्शन में हमारा सबसे पहला पॉइंट है प्रोडक्ट फीचर। अब इस टेक्निकल प्लान के जरिए हम डिटरमाइन करते हैं कि प्रोडक्ट क्या होगी, उसके फंक्शंस क्या होंगे, उसके फीचर्स क्या होंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी, उसकी पैकिंग क्या होगी। तमाम जब इन डिटेल चीजों को हम कंप्लीट करते हैं तो ये कहलाता है प्रोडक्ट फीचर। प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक, प्रोडक्ट की बेनिफिट्स, प्रोडक्ट की पोजीशन। तो यहाँ पे हम डिटरमाइन करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर वी गोइंग टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट है प्रमोशन। फिर उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप टेक्निकल मार्केट में होता है प्रमोशन। किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस के लिए जो सबसे अहम चीज होती है वो उसकी डिमांड होती है। और डिमांड को हासिल करने के लिए सिर्फ प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग अहम नहीं है, उसके साथ साथ प्रमोशनल, इफेक्टिव प्रमोशनल मेथड, कि हम अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट किस तरह करेंगे, वो कौन से प्रमोशनल मीन, वो कौन से प्रमोशनल मेथड है जिनको हम यूटिलाइज करके डिजायर्ड डिमांड को अचीव कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके बाद प्रिंट मीडिया है, उसके बाद जो है आजकल इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड वेब को यूज किया जा सकता है, डिजिटल मार्केटिंग है जिसके जरिए हम अपनी प्रोडक्ट की डिमांड हासिल कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास स्टेप आता है प्राइसिंग। किसी भी प्रोडक्ट के फेलियर और सक्सेस में एक अहम रोल होता है उस प्रोडक्ट की प्राइस। अगर किसी भी प्रोडक्ट की राइट प्राइस नहीं होगी तो उस प्रोडक्ट के सक्सेस की पॉसिबिलिटीज कम हो जाएंगी। अब प्राइस डिटरमिनेंट फैक्टर, यानी वो कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमाइन करने में अहम रोल प्ले करते हैं। तो वो बुनियादी तौर पे दो हैं। पहला प्रोडक्ट की डिमांड, आया जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं उसकी डिमांड, एंड देन सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई का लेवल क्या है। सेकंड प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अगर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हाई है तो डेफिनेटली उसकी प्राइस भी हाई होगी, और अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है तो उसकी प्राइस भी कम होगी। तो और इसके अलावा डिफरेंट फैक्टर की बुनियाद पर हम डिटरमाइन करते हैं प्रोडक्ट की राइट प्राइस।
वो राइट प्राइस जो सेलर के लिए सेल करने के लिए और कंज्यूमर के लिए परचेज करने दोनों के लिए एक्सेप्टेबल है। उसके बाद टेक्निकल प्लान में हम देखते हैं सेल्स चैनल। सेल्स चैनल्स आमतौर पे दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट चैनल हम उसे कहते हैं जिसमें मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर फेस टू फेस होते हैं और बीच में कोई नहीं होता। इनडायरेक्ट चैनल हम उन्हें कहते हैं जिसमें मिडिल मैन मौजूद होते हैं, सच एज होलसेलर, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर। तो फिर हमें डिटरमाइन करना होता है कि हमारी प्रोडक्ट के लिए आइडियल सेल्स चैनल कौन सा है, डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट, सर्विसेज। प्रोडक्ट के साथ अगर सर्विसेज की रिक्वायरमेंट नेसेसरी है तो वो सर्विस किस नौइयत की होनी चाहिए, उस सर्विसेज के साथ क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए ताकि कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज किया जा सके। नाउ कम टुवर्ड्स द कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर प्लानिंग एक्टिविटीज। जब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर प्लानिंग एक्टिविटीज की, तो इसके अंदर सबसे पहले ऑल कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर फॉर प्लानिंग एक्टिविटीज। तमाम हेडक्वार्टर्स ऑफ कंपनीज चार तरह की प्लानिंग करते हैं। इसमें सबसे पहले डिफाइन द कॉर्पोरेट मिशन। सबसे पहले आपको डेवलपमेंट करना पड़ती है कॉर्पोरेट के मिशन की। सेकंड, इस्टेब्लिश स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म एस बी यू है, यानी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, असाइनिंग रिसोर्सेज टू ईच एस बी यू, और फिर रिसोर्सेज असाइन करना तमाम स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट की। एंड देन एसेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, अब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को डिटरमाइन करना। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डिफाइन कॉर्पोरेट मिशन। कॉर्पोरेट मिशन क्या है? मिशन स्टेटमेंट वो है जो कंपनी के रिप्रेजेंटेशन में बहुत अहम रोल प्ले करता है, और मिशन स्टेटमेंट के जरिए कंपनी की अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स पब्लिक, टुवर्ड्स मार्केट बढ़ जाती है। तो मिशन का एक सक्सेसफुल होना, मिशन का अट्रैक्टिव होना, मिशन का कंप्लीट होना, ये बहुत जरूरी होता है। अब अगर हम बात करें अ गुड मिशन स्टेटमेंट, एक अच्छा मिशन स्टेटमेंट वो होता है जिसके अंदर 5 कैरेक्टरिस्टिक लाजमी होती है। और वो 5 कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है? सबसे पहले है फोकस ऑन अ लिमिटेड नंबर ऑफ गोल्स। एक अच्छा मिशन स्टेटमेंट वो होता है जिसके अंदर हम फोकस करते हैं लिमिटेड नंबर ऑफ गोल्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नंबर ऑफ गोल्स डिफरेंट होती हैं, लेकिन मिशन स्टेट में हम वो मेन गोल्स को ऐड करते हैं जो किसी भी मार्केट या किसी भी कस्टमर या किसी भी तरह से बहुत अहम होती है। तो अननेसेसरी गोल्स की जगह नेसेसरी गोल्स जो अट्रैक्शन में मेन रोल प्ले कर सकें। सेकंड, स्टेट्स मेजर पॉलिसीज एंड वैल्यूज। फिर हम ऐड करते हैं मिशन स्टेटमेंट में ऑर्गेनाइजेशन की वो मेजर पॉलिसी और वो मेजर वैल्यूज जो कि ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में हम रोल प्ले करेंगी। थर्ड, डिफाइन मेजर कॉम्पिटिटिव स्पेयर, और फिर हम अपने कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आज के कंज्यूमर की जो पहली डिमांड होती है व्हाट इज न्यू इन योर प्रोडक्ट, तो आप इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं, तो आप इसके जरिए आप बताते हैं कॉम्पिटिटिव स्पेयर। फोर्थ, टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू। मिशन स्टेटमेंट की एक खास बात ये होती है कि उस कंसाइज मैसेज के जरिए हम ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म व्यू देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म में अचीव क्या करना चाहती है। आमतौर पे लॉन्ग टर्म मोर देन 5, 10, 20, 30 ईयर्स, तो एज लॉन्ग एज पॉसिबल, तो ये लॉन्ग टर्म व्यू देना चाहिए, यानी इसकी लिमिटेशन शॉर्ट टर्म ही होनी चाहिए। फाइव इज शॉर्ट, मेमोरेबल एंड मीनिंगफुल। ये सबसे अहम पॉइंट है मिशन स्टेटमेंट का कि इसको इतना ज़्यादा शॉर्ट होना चाहिए कि अगर हम प्रैक्टिकली डिफरेंट लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के मिशन स्टेटमेंट देखें तो वो इतने शॉर्ट्स होते हैं कि अक्सर वो विद इन 3 और 4 लाइन्स में होते हैं। बाज़ वक़्त कुछ ऑर्गेनाइजेशन के मिशन स्टेटमेंट विद इन 1 लाइन यानी चंद वर्ड्स पर होते हैं। तो जितना कंसाइज़ होगा उतना मेमोरेबल होगा, और जितना मेमोरेबल होगा उतना मीनिंगफुल होगा। तो मिशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड बहुत कंसाइज होता है,
लेकिन व्यू वो बहुत लॉन्ग टर्म देता है और जिसमें हमारी मेजर गोल्स, मेजर पॉलिसीज, मेजर वैल्यूज और कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, ये तमाम चीजें शामिल होती हैं। ये सब ऐड होती है तो ये कहलाता है एक परफेक्ट और गुड मिशन स्टेटमेंट। अगर हम मिशन स्टेटमेंट की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर हम डिस्कस कर सकते हैं मोटरोला। मोटरोला का मिशन स्टेटमेंट है, द पर्पस ऑफ मोटरोला इज टू ऑनरेबली सर्व द नीड्स ऑफ द community by providing product and services of superior quality at the fair price to our customer. To do this so as to earn an adequate profit which is required for the total enterprise to grow, and by doing so provide the opportunities for our employees and shareholders to achieve their personal objective. अब अगर इस मिशन स्टेटमेंट को हम एग्जाम्पल को देखें तो इसके अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारी फोकस है लिमिटेड नंबर ऑफ गोल्स पे कि हमारी मेजर गोल्स क्या है। इसके अंदर मौजूद है हमारी मेजर पॉलिसीज, इसके अंदर एक मौजूद है हमारी कम्पिटिटिव एस्पेयर एंड व्यू जो ये मिशन स्टेटमेंट दे रहा है ये शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म है और ये शॉर्ट भी है, मेमोरेबल भी है और मीनिंगफुल भी है। तो ये 5 फैक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिकली एक प्रैक्टिकली एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के मिशन स्टेटमेंट के अंदर हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन वर्सेस मार्केट ओरिएंटेशन। अगर हम कंपैरिजन करते हैं अपनी किसी भी प्रोडक्ट की ओरिएंटेशन और मार्केट ओरिएंटेशन में तो हम देख सकते हैं कि उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिफरेंस पाए जाते हैं। इसके अंदर हमने मुख्तलिफ कंडीशन कंपनीज के तौर पर एजम्पशंस लिए हैं और उनको डिफरेंट किया है प्रोडक्ट में और मार्केट में। सबसे पहले है पैसिफिक रेल रोड। इनका जो प्रोडक्ट है वी रन अ रेल रोड, ये इनकी प्रोडक्ट है रेल रोड। उसके बाद है वी आर पीपल एंड गुड्स मूवर। आमतौर पर ये ट्रांसपोर्टेशन से रिलेट है। तो इन्होंने अपनी प्रोडक्ट डिटरमाइन की है एक रेल और इनकी जो मार्केट है वो तमाम लोग जो मूवमेंट करते हैं थ्रू आउट द ट्रांसपोर्टेशन सच एज रेल। फिर उसके बाद एक्सुरेस, वी मेक कॉपिंग इक्विपमेंट। इनकी जो प्रोडक्ट है वो कॉपी करने की इक्विपमेंट्स बनाना है। वी इम्प्रूव ऑफिस प्रोडक्टिविटी। ज़ाहिर है किसी भी ऑफिस प्रोडक्टिविटी में कंटिन्यूसली एक कॉपिंग प्रोसेस होता है जिसको अगर एफिशिएंटली ना एग्जीक्यूट किया जाए तो प्रोडक्टिविटी लूज हो सकती है। तो इनकी मार्केट है इम्प्रूव ऑफिस प्रोडक्टिविटी और इनकी प्रोडक्ट है कॉपिंग इक्विपमेंट। इसी तरह स्टैंडर्ड ऑयल सेल गैसोलीन, ये गैसोलीन इनकी प्रोडक्ट है और ये मार्केट है इनकी सप्लाई एनर्जी। जो एनर्जी की जो पूरी मार्केट है वो इनकी मार्केट है। कोलंबिया पिक्चर्स, वी मेक मूवीज। इनकी प्रोडक्ट है मोर डिफरेंट मूवीज और इनकी जो मार्केट है वो है एंटरटेनमेंट पीपल, यानी ये पीपल्स को एंटरटेन करते हैं। तो इसी तरह हम जो है प्रोडक्ट ओरिएंटेशन एंड मार्केट ओरिएंटेशन करते हैं ताकि हमें पता चले हमारी मार्केट क्या है और उस मार्केट के जरिए हमारी क्या प्रोडक्ट होनी चाहिए। नाउ कम टूवर्ड्स स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। जब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट की, एसबीयू, तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट होते क्या है। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट, एसबीयू इज अ प्रॉफिट सेंट्रिक विच फोकसेस ऑन प्रोडक्ट ऑफरिंग एंड मार्केट सेगमेंट। इसका जो सबसे पहला एक बुनियादी पॉइंट है वो है कि ये जो है एक ऐसा यूनिट होता है जिसके अंदर हम डिफरेंट मार्केट सेगमेंटेशन के जरिए एक टारगेट मार्केट डिटरमाइन करते हैं और उस टारगेट मार्केट की नीड्स वांट्स को फुलफिल करने के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना चाहते हैं। नेक्स्ट, इट इज अ सिंगल बिजनेस और कलेक्शन ऑफ related business that can be planned separately from rest of the company. ये यूनिट सिंगल बिजनेस और कलेक्शन रिलेटेड ऑफ बिजनेस, ये एक सिंगल बिजनेस भी हो सकता है, वैरायटी ऑफ कलेक्शन सिमिलर डिफरेंट बिजनेस भी हो सकते हैं और इसको ऑर्गेनाइजेशन से बिल्कुल सेपरेट एग्जीक्यूट किया जाता है। इसका और ऑर्गेनाइजेशन का कोई
डायरेक्ट रिलेशनशिप या डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। नेक्स्ट, इट हैज इट्स ओन सेट ऑफ कंपटीटर। हर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के अपने स्पेसिफिक कंपटीटर होते हैं और इन्हीं कंपटीटर का मुकाबला करने के लिए इसको सेपरेटली एग्जीक्यूट किया जाता है। It has a leader responsible for strategic planning, profitability, who control most of factor offering profit। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के जरिए हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं ताकि किसी भी मार्केट के अंदर हम लीडिंग पोजीशन पे पहुंच सकें और वो तमाम फैक्टर जो हमारे प्रॉफिट पे इन्फ्लुएंस रखते हैं उनको हम कंट्रोल कर सकें। तो इन तमाम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डेवलपमेंट की जाती है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट की। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है असाइनिंग रिसोर्सेज टू ईच एसबीयू स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। वन, इट हैज डिफाइंड strategic business units, management must decide how to allocate corporate resources to each। हर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट की सेपरेट रिक्वायरमेंट, सेपरेट नीड्स होती हैं, लिहाजा उनकी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू नीड उन्हें रिसोर्सेज असाइन की जाती ताकि वो अपने प्लान, ऑब्जेक्टिव और गोल्स को अचीव कर सकें। नेक्स्ट, सेवरल पोर्टफोलियो प्लानिंग मॉडल्स प्रोवाइड वेज टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फिर हमारा आता है मरहला कि हम डिफरेंट पोर्टफोलियो डेवलप करते हैं, उसके जरिए प्रोवाइड करते हैं और डिसाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि कितनी कहाँ इन्वेस्टमेंट की जाए। नेक्स्ट, बीसीजी ग्रोथ शेयर्स मैट्रिक्स। बीसीजी ग्रोथ शेयर्स मैट्रिक्स use relative market share and annual rate of market growth as criteria to make the investment decision। हम फिर ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करते हैं ताकि फ्यूचर में जो ग्रोथ है उस पर्टिकुलर मार्केट की, उस पर्टिकुलर मार्केट की डिमांड की, ताकि उसको डिटरमाइन किया जा सके और फिर हम उसकी बुनियाद पर डिसीजन लेते हैं इन्वेस्टमेंट का, ताकि हमें पता चल सके कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना जल्दी पॉसिबल है। तो उसके लिए ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स यूज किए जाते हैं ताकि एक्यूरेसी हासिल की जा सके कि मार्केट में आने वाला चेंज किस नौयत का हो सकता है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है एक्सेस रिव्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। हम किस तरीके से ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को एक्सेस करते हैं। इट इंक्लूड प्लानिंग न्यू बिजनेस एंड टर्मिनेटिंग ओल्डर बिजनेस। इसके जरिए हम क्या करते हैं, न्यू बिजनेस एंड ओल्डर बिजनेस को टर्मिनेट करके न्यू बिजनेस को ऐड करते हैं। इफ देयर इज अ गैप बिटवीन द फ्यूचर डिजायर सेल्स एंड प्रोजेक्टेड सेल। तो अगर हम देखते हैं कि फ्यूचर में डिजायर सेल और प्रोजेक्टेड सेल में कोई डिफरेंस है, गैप है, तो उसको कवर किया जा सके। कॉर्पोरेट मैनेजमेंट विल नीडेड टू डेवलप एक्वायर न्यू बिजनेस। उसके लिए हमें जरूरत होती है कि नए बिजनेस की डेवलपमेंट। हाउ कैन इट फिल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग गैप। हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग गैप को तीन स्ट्रेटजीज की बुनियाद पर फिल करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ विद करंट बिजनेस। ये हमारी स्ट्रेटेजी कहलाती है इंटेंसिव अपॉर्चुनिटीज। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ विद इन द करंट बिजनेस, यानी जो ऑलरेडी बिजनेस हम रन कर रहे हैं इसमें फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटीज को रियलाइज किया जा सके, कैलकुलेट किया जा सके और उन आने वाली अपॉर्चुनिटीज से मैक्सिमम बेनिफिट हासिल किया जाए। सेकंड हमारे पास है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज टू बिल्ड बिजनेस रिलेटेड टू करंट बिजनेस। ये हमारे कहलाते हैं इंटीग्रेटिव अपॉर्चुनिटीज। इंटीग्रेटिव अपॉर्चुनिटीज में हम आइडेंटिफाई करते हैं अपॉर्चुनिटीज को, बिल्ड करते हैं बिजनेस रिलेटेड टू करंट बिजनेस और हम करंट बिजनेस को उससे रिलेट करने के लिए उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करते हैं, उसके अंदर हम एडिटिंग करते हैं, उसमें हम चेंजिंग करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं अपॉर्चुनिटीज को टू ऐड अट्रैक्टिव अनरिलेटेड बिजनेस। इसमें हम
इससे पहले हम बात करते थे रिलेटेड करंट बिजनेस की, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अनरिलेटेड। अब रिलेटेड और अनरिलेटेड में क्या फर्क है? रिलेटेड बिजनेस मींस कि सेम बिजनेस के अंदर इंक्रीमेंट, सेम प्रोडक्ट लाइन के अंदर चेंजिंग और डिफरेंशिएशन, ये कहलाते हैं रिलेटेड बिजनेस। और अनरिलेटेड कहते हैं जब हम सेम प्रोडक्ट से हटकर कोई डिफरेंट प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट लाइन से हटकर कोई डिफरेंट नेचर ऑफ प्रोडक्ट डेवलप करें, तो ये कहलाती है अनरिलेटेड अपॉर्चुनिटी। बुनियादी तौर पे ये तीन अपॉर्चुनिटीज हैं जिनके जरिए हम अपनी स्ट्रेटेजिक गैप को फुलफिल करके अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिर है व्हाट इज कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फेलियर और सक्सेस के अंदर उसके कॉर्पोरेट कल्चर का अहम रोल होता है। और कॉर्पोरेट कल्चर की सिंपली अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कॉर्पोरेट कल्चर कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉर्म्स, ओपिनियन, बिहेवियर एंड इंटरेक्शन ईच अदर, ये तमाम फैक्टर जब कंबाइन होते हैं तो डेवलपमेंट होती है कॉर्पोरेट कल्चर की। इसका अगर पहला पॉइंट डिस्कस करें, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हैपन विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अ कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट कल्चर। उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज क्या है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का कॉर्पोरेट कल्चर क्या है। कॉर्पोरेट कल्चर का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, और ये उसकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को एनहेंस और रिड्यूस करने में मेन रोल प्ले करता है। कॉर्पोरेट कल्चर इज द शेयर्ड एक्सपीरियंस, स्टोरीज, बिलीफ, नॉर्म्स करेक्टराइज एन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर हम शेयर करते हैं एक्सपीरियंसेस को, इसके अंदर स्टोरीज शेयर होती हैं, इसके अंदर बिलीव्स होते हैं, इसके अंदर नॉर्म्स होते हैं डेट कैरेक्टराइज करते हैं एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी बुनियाद पर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डेवलप होता है। एक्सपीरियंसेस की अगर हम बात करें, लर्निंग कि आपका पास एक्सपीरियंस कैसा है। स्टोरीज की बात करें तो हिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री क्या है। बिलीफ की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है अंडरस्टैंडिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। और नॉर्म्स की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट नॉर्म्स क्या क्या फॉलो किए जाते हैं जिसकी बुनियाद पर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होती है। वेयर इज द मैनेजर कैन चेंज द स्ट्रक्चर एंड पॉलिसीज बट company culture is very hard to change. Although a manager can change structure and policy, लेकिन कंपनी के कल्चर को चेंज करना किसी मैनेजर के लिए आसान काम नहीं है, क्योंकि ये बिलीफ, ये नॉर्म जब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं तो इनकी चेंजिंग की अडॉप्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा टारगेट होता है, क्योंकि इनकी लॉन्ग प्रीवियस हिस्ट्री होती है और इसको सब एब्जॉर्ब कर चुके होते हैं। तो उसके बाद उनके बिहेवियर में चेंज लाना ये बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए कॉर्पोरेट कल्चर को चेंज करना एक इंतहाई डिफिकल्ट टास्क कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें बिजनेस यूनिट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस यूनिट के लिए जो स्ट्रेटेजिक प्लान करना पड़ता है, उसमें सबसे पहले ईच बिजनेस यूनिट नीड टू स्पेसिफिक मिशन विद इन द ब्रॉडर कंपनीज मिशन। हर बिजनेस यूनिट के लिए स्पेसिफिक मिशन, और वो मिशन विद इन द ब्रॉडर कंपनी मिशन जो पार्ट होना चाहिए कंपनी के मिशन के। यानी एक तो ओवरऑल कॉर्पोरेट कंपनी का मेन मिशन है, और जब हम उसके स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का मिशन बनाए तो वो होगा तो सेपरेट, लेकिन उसका रिलेशन मेन मिशन के साथ होना चाहिए। फिर हम शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। शॉर्ट एनालिसिस में सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ किससे कहते हैं? स्ट्रेंथ कहते हैं किसी भी टारगेट या किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जो आपके पास फेवरेबल एस्पेक्ट, सपोर्टिव कैरेक्टरिस्टिक है, वो हमारी बन जाती है स्ट्रेंथ। वीकनेस की अगर हम बात करें तो वीकनेस कहते हैं किसी भी टारगेट या किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हमारी वो तमाम नेगेटिव एस्पेक्ट्स, वो तमाम हर्डल्स जिसकी वजह से हमें मुश्किलात हो सकती हैं, वो हमारी वीकनेस कहलाती हैं। आमतौर पे स्ट्रेंथ और वीकनेस का ताल्लुक आपके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन से होता है। यानी
Strength is the internal factor and weakness is also internal factor. नेक्स्ट टू जो स्टेप्स हैं अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेड, ये एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, और अपॉर्चुनिटीज कहते हैं किसी भी गोल या किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए एक्सटर्नल फेवरेबल एस्पेक्ट्स, तो तमाम फेवरेबल एस्पेक्ट जिसकी बुनियाद पर हम एक्सटर्नल फैक्टर अपने टारगेट को जो सपोर्ट करेंगे अचीव करने में, वो हमारे अपॉर्चुनिटीज होती हैं। और थ्रेड हुई नेगेटिव एस्पेक्ट, एक्सटर्नल नेगेटिव एस्पेक्ट जो हमारे किसी भी टारगेट या गोल्स को अचीव करने में हमारे लिए हिंड्रेंस, रुकावट का सबब बनते हैं, वो थ्रेड्स कहलाती है। तो हम शॉर्ट एनालिसिस के जरिए अपनी स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं कि सफिशिएंट है या नहीं है, अपनी वीकनेसेस को कैलकुलेट करते हैं ताकि उसको मिनिमाइज या गिव अप किया जा सके, अपॉर्चुनिटीज को कैलकुलेट करते हैं ताकि उन्हें अवेल किया जा सके, बेनिफिट अचीव किया जा सके, थ्रेड को कैलकुलेट करते हैं ताकि इसको मिनिमाइज किया जा सके या गिव अप किया जा सके। ये चारों पॉइंट कंबाइन होते हैं तो ये कहलाता है शॉर्ट एनालिसिस। नाउ कम टुवर्ड्स द मार्केट अपॉर्चुनिटीज एनालिसिस, एमओए मार्केट अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कैन बेनिफिट इन्वॉल्व इन द अपॉर्चुनिटी बी आर्टिकुलेटेड स्पोकन कन्वेंशनली credibly to a defined target market। जो भी किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर बेनिफिट एग्जीक्यूट किए गए, इन्वॉल्व है, शामिल है, क्या उसको हम टारगेट मार्केट तक आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं? कैन द टारगेट मार्केट बी लोकेटेड एंड रीच विद कॉस्ट इफेक्टिव मीडिया एंड ट्रेड चैनल्स? ये टारगेट मार्केट के तक हम अपने मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं? वो कौन से चैनल है जिनके जरिए हम मिनिमम एक्सपेंडिचर के अंदर रहते हुए उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं? Does the company possess or have access to the critical capabilities and resources needed to deliver the customer benefit? कंपनी के लिए सबसे अहम चीज होती है कि वो कस्टमर को जो बेनिफिट फराहम कर रही है, उस बेनिफिट फराहम करने के लिए जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, क्या वो रिसोर्सेज हमारे लिए सफिशिएंट है या नहीं है? तो इन 3 पॉइंट की बुनियाद पर हम देखते हैं कि मार्केट अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, कि मार्केट में हमारे लिए क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। फिर मार्केट अपॉर्चुनिटी एनालिसिस के अंदर हम देखते हैं कैन द कंपनी डिलीवर द बेनिफिट बेटर देन द एक्चुअल और पोटेंशियल कंपटीटर? जो बेनिफिट हम फराहम करने जा रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपटीटर से बेहतर तरीके पे है या नहीं है? यानी अगर हम क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं तो हमारी क्वालिटी कंपटीटर से कितनी ज्यादा बेहतर है? अगर हम प्राइस रिड्यूस कर रहे हैं तो हमारी प्राइस कंपटीटर से कितनी कम है? और अगर कोई एडिशनल सर्विस ऐड कर रहे हैं तो सर्विसेज का बेनिफिट क्या है? तो हमें देखना होता है कि जो कंपनी जो डिलीवर कर रही है बेनिफिट, वो हमारे कंपटीटर से कितना डिफरेंट, यानी कितने ज्यादा बेहतर है। विल द फाइनेंशियल रेट ऑफ रिटर्न मीट और एक्सीड द कंपनीज रिक्वायर्ड शेयर होल्डर फॉर इन्वेस्टमेंट? सबसे अहम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो हम नया इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं उसमें रेट ऑफ रिटर्न किस लेवल का होगा और ये रेट ऑफ रिटर्न हमारे इन्वेस्टर के लिए एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा। फिर नाउ हम बात करते हैं गोल फॉर्मुलेशन एंड मैनेजेस फॉर ऑब्जेक्टिव। अब हम यहाँ पर जो है गोल्स को फॉर्मुलेट करते हैं एंड ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे डेवलपमेंट होती है गोल की और डेवलपमेंट होती है ऑब्जेक्टिव की। Once SWOT analysis performed, it can proceed to goal formulation, developing a specific goal for planning period। हम गोल की अगर बात करें तो गोल की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? गोल की सबसे बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक है इट शुड बी चैलेंजिंग। इतनी आसान ना हो कि ये आसानी से अचीव हो जाए, नो, इट शुड क्वाइट डिफिकल्ट, ये चैलेंजिंग होनी चाहिए। लेकिन कितनी चैलेंजिंग? बट पॉसिबल, कि ये पॉसिबल भी होनी चाहिए, इम्पॉसिबल की हद तक ना चली जाए।
तो गोल शुड बी चैलेंजिंग बट पॉसिबल। तो इसके जरिए हम जो है किसी भी शॉर्ट एनालिसिस के जरिए अपनी गोल डिटरमाइन करते हैं जो चैलेंजिंग भी होती है और पॉसिबल भी होती है। नेक्स्ट, फॉर मैनेजेस ऑब्जेक्टिव सिस्टम टू वर्क यूनिट, ऑब्जेक्टिव मस्ट मीट 4 क्राइटेरिया। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की गोल ऑल ऑफ सडन अचीव नहीं होती। हम उस गोल के अचीवमेंट के लिए मुख्तलिफ पोर्शन डिवाइड करते हैं और यही पोर्शन हमारे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। इसके जरिए हम ऑब्जेक्टिव बाय ऑब्जेक्टिव अपनी गोल को अचीव करने के नियरेस्ट ये गोल को अचीव कर लेते हैं। तो गोल इज क्वाइट डिफिकल्ट। उस डिफिकल्ट अचीवमेंट को डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ पोर्शन में और ये पोर्शन कहलाते हैं ऑब्जेक्टिव। तो गोल और ऑब्जेक्टिव का रिलेशनशिप आपस में बड़ा अहम है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले डिटरमाइन की जाती है उसकी गोल, उसके बाद डिटरमाइन किए जाते हैं उसके ऑब्जेक्टिव और फिर ऑब्जेक्टिव बाय ऑब्जेक्टिव हम अपनी गोल तक पहुंच जाते हैं। अब ऑब्जेक्टिव के अंदर 4 क्राइटेरियाज हैं। दे मस्ट बी अरेंज हिरारिकल फ्रॉम मोस्ट लीस्ट टू इम्पोर्टेंट। ऑब्जेक्टिव जाहिर है एक या दो से ज्यादा होते हैं और जब ऑब्जेक्टिव ज्यादा होते हैं तो इनके अंदर हिरारकी होना जरूरी होती है, यानी इनके अंदर तरतीब होनी चाहिए कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव कौन सा है, उसके बाद कौन सा और उसके बाद कौन सा। अगर ये तरतीब ये हायरार्की आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव नहीं कर सकती। तो हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव इज नेसेसरी फॉर अचीविंग गोल। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव शुड बी क्वांटिटेटिव। ऑब्जेक्टिव का क्वांटिफाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव को क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं किया जा सकता तो ऑब्जेक्टिव का अचीव करना मुश्किल हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव का अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह ऑर्गेनाइजेशन की गोल इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, ये सेकंड क्वालिटी होनी चाहिए, ये क्वांटिफाई होने चाहिए, ये क्वांटिटेटिव होने चाहिए जिनको मेजर करना आसान हो। थर्ड, गोल शुड बी रियलिस्टिक। गोल का रियलिस्टिक यानी गोल ऐसी ना हो कि इतनी डिफिकल्ट हो कि इम्पॉसिबल हो जाए, ये अनरियलिस्टिक कहलाती है। रियलिस्टिक गोल वो होती है जो पॉसिबल होती है, आसान भी ना हो लेकिन इतनी मुश्किल भी ना हो कि अनरियलिस्टिक तक चली जाए, उसका अचीव करना पॉसिबल होना चाहिए। फोर्थ, ऑब्जेक्टिव मस्ट बी कंसिस्टेंट। ऑब्जेक्टिव के अंदर कंसिस्टेंसी जरूर होनी चाहिए, यानी वेरिएशन नहीं होना चाहिए कि कभी अचीव हो रहा है या कभी नहीं। कॉन्स्टेंटली उनकी अचीवमेंट गोइंग ऑन रहनी चाहिए ताकि इस अचीवमेंट की बुनियाद पर हम अपनी गोल को अचीव कर सकें। नेक्स्ट, पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटेजिक ओवरऑल कॉस्ट। बुनियादी तौर पर पोर्टर ने स्ट्रेटेजीज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। इसमें है सबसे पहले कॉस्ट लीडरशिप, सेकंड है डिफरेंशिएशन और थर्ड है उसके बाद हमारे पास फोकस। तो बुनियादी तौर पे इस बिजनेस के अंदर जो स्ट्रेटेजीज होती है वो 3 तरह की होती हैं। इसके अंदर सबसे पहली स्ट्रेटेजी है ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप। अगर हम कॉस्ट लीडरशिप की बात करें तो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी क्या होती है? कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी हम उस स्ट्रेटेजी को कहते हैं जिसके जरिए हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को उस मिनिमम लेवल पर ले जाते हैं जिस लेवल पे हमारे कंपिटिटर का पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल या बहुत मुश्किल हो जाए। तो जब हम ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं तो ये स्ट्रेटेजी हमारे लिए कहलाती है कॉस्ट लीडरशिप, यानी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को मिनिमम लेवल पर ले जाना। आज की कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस स्ट्रेटेजी को बहुत ज्यादा अडॉप्ट करती है। क्यों? क्योंकि अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो उस वर्ल्ड की जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को अगर हम सेगमेंटाइज करें ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग, ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ परचेजिंग, तो अप्रोक्सीमेटली मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन वो है जिनकी डिजायर और वांट ज्यादा होती है और उनकी पावर ऑफ परचेजिंग कम होती है। यही वजह है कि वो बहुत ज्यादा प्राइस कॉन्शियस होते हैं। और लेस देन 30-20 और ऑलमोस्ट 15% वो लोग होते हैं जिसकी डिजायर और वांट, जिन्हें हम रिच पीपल कहते हैं, कम होती हैं और उनकी पावर ऑफ परचेजिंग ज्यादा होती है।
आमतौर पे लोग क्वालिटी ओरिएंटेड होते हैं। तो ऐसे में हमें अगर बड़ी मार्केट को फोकस करना है, बड़ी मार्केट को कैप्चर करना है, तो हमारे लिए जो आइडियल स्ट्रेटेजी होती है वो कॉस्ट लीडरशिप की होती है। और कॉस्ट लीडरशिप के अंदर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को उसके उस मिनिमम लेवल पर ले जाते हैं जिसपे क्वालिटी मेंटेन रहे। तो ये हमारी कहलाती है कॉस्ट लीडरशिप। अब अगर हम कॉस्ट लीडरशिप की बात करें, फर्म वर्क टू अचीव लोएस्ट प्रोडक्शन and distribution cost to they win the market share. This is achieved by having a lowest price in the target market segment. अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी तो डेफिनेटली हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस भी कम रखेंगे, और जब हम अपनी प्रोडक्ट की प्राइस कम रखेंगे तो हम अपने टारगेट मार्केट में को कैप्चर या हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। सेकेंड है, फर्स्ट डायमेंशन इज अचीविंग अ हाई एसेट्स यूटिलाइजेशन। कॉस्ट लीडरशिप का जो एक अहम फैक्टर है वो है अपने एसेट्स का ऑप्टिमम यूजेस, यानी हम अपने एसेट्स को मैक्सिमम लेवल पर यूटिलाइज करते हैं, और मैक्सिमम लेवल पे यूटिलाइज करने से हम अपने एसेट्स से मैक्सिमम बेनिफिट अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं। नेक्स्ट है, द थर्ड डायमेंशन इज कंट्रोल ओवर द वैल्यू चेन। कॉस्ट लीडरशिप के जरिए हम अपनी वैल्यू चेन पे कमांड एंड कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। अब अगर हम इसके कॉस्ट लीडरशिप की डिसएडवांटेज की बात करें, तो इसका डिसएडवांटेज है अ लोअर कस्टमर लॉयल्टी एज प्राइस सेंसिटिव कस्टमर विल स्विच वंस अ लोअर प्राइस सब्स्टिट्यूट इज अवेलेबल। प्राइस आमतौर पर कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी के तहत जो प्रोडक्ट डेवलप की जाती है उसके जो कस्टमर्स होते हैं वो प्राइस के मामले में सेंसिटिव होते हैं, और यही वजह है कि लॉयल्टी बहुत वीक होती है। जैसे ही कोई दूसरी प्रोडक्ट की उन्हें प्राइस कम नजर आती है तो वो उस प्रोडक्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। ये इसका मेजर डिसएडवांटेज। सेकंड हमारे पास है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, द बिजनेस concentrate on achieving superior performance in an important customer benefit area valued by large part of market. The firm seeking quality leadership. ये बिल्कुल कॉस्ट लीडरशिप से अपोजिट है, जिसके अंदर हम कॉस्ट को मिनिमाइज करने में फोकस नहीं करते। कॉस्ट भले बढ़ जाए लेकिन हम कोशिश करते हैं क्वालिटी को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करने के लिए। तो हम जो है क्वालिटी को इम्प्रूव करके मार्केट को अट्रैक्ट, कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। इस तरह की स्ट्रेटेजी को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। आमतौर पे जो जितनी भी इनोवेटिव कंपनीज हैं, आमतौर पे जितनी कंपनीज जो ज्यादा इन्वेंशन करती हैं, वो जो स्ट्रेटेजी यूज कर रही है वो डिफरेंशिएशन है, क्योंकि उनको कॉस्ट या प्राइस उनके लिए इतनी अहम नहीं होती, उनके लिए क्वालिटी अहम होती है, और वो कोशिश कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। अगर इसका हम पॉइंट देखें, सेकंड, अ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी इज अप्रोप्रिएट वेयर द टारगेट कस्टमर सेगमेंट इज नॉट प्राइस सेंसिटिव, द मार्केट इज कॉम्पिटिटिव और स्ट्रक्चर्ड। ये कहाँ पर अडॉप्ट की जा सकती है? जहाँ की कस्टमर या जहाँ की कंज्यूमर जो है प्राइस सेंसिटिव ना हो, यानी प्राइस के कम हो जाने से या प्राइस के ज्यादा हो जाने से कस्टमर की लॉयल्टी में फर्क ना हो, वो सिर्फ क्वालिटी ओरिएंटेड हो। आमतौर पे हाई पावर ऑफ परचेजिंग कस्टमर जो है इसके तहत डील किए जाते हैं, जो कि प्राइस नहीं क्वालिटी सेंसिटिव होता है, उनको बेहतर क्वालिटी चाहिए। थर्ड इसका स्टेप है, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी इज नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल कंपनीज, इट इज अ मोर अप्रोप्रिएट फॉर बिग कंपनीज। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अफोर्डेबल नहीं होती। आमतौर पे ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ही अफोर्ड करती हैं, क्योंकि इन्वेंशन और इनोवेशन करना एक मुश्किल मरहला है, क्योंकि स्मॉल कंपनीज आमतौर पे इसको नहीं अचीव कर सकते। दिस कुड इंक्लूड पैटर्न एंड यूनिक टेक्निकल एक्सपर्टीज। इनके एक खास टेक्निकल एक्सपर्टीज होती हैं, उनका एक खास प्रोसीजर होता है जिसके जरिए वो इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करते हैं। थर्ड हमारे पास जो स्ट्रेटेजी है वो है फोकस। फोकस स्ट्रेटेजी वो है जिसके जरिए हम अपने टारगेट मार्केट को मैक्सिमम लेवल पर सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं।
उसकी तमाम डिजायर एंड वांट को 100% फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। द बिजनेस फोकसेस ऑन वन और मोर नैरो मार्केट सेगमेंट, गेट टू नो डिफरेंशिएशन विद इन द टारगेट मार्केट। हम अपने टारगेट मार्केट के अंदर फर्दर डीप नॉलेज इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद वो तमाम क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन अपने प्रोडक्ट में ऐड करने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपने कंज्यूमर को मैक्सिमम लेवल पे सेटिस्फाई कर सकें। इसकी एग्जांपल फोकस स्ट्रेटजी की आमतौर पर लग्जरियस प्रोडक्ट्स होती हैं। ये लग्जरियस प्रोडक्ट वो होती हैं जिनके अंदर कंज्यूमर के मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल मौजूद होते हैं। यानी प्रोडक्ट का डिजाइन, प्रोडक्ट का कलर, प्रोडक्ट के फंक्शन, प्रोडक्ट की प्रीशियस, ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक जो मौजूद होती हैं तो मैक्सिमम लेवल पे कंज्यूमर सेटिस्फाई हो जाता है। इन अडॉप्टिंग a narrow focus, the company ideally focus on a few target market। इसके जरिए हम फ्यू टारगेट मार्केट यानी एक स्पेसिफिक मार्केट को फोकस करते हैं और फिर उसको डीप ऑब्जर्व करने के बाद उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, द फर्म टिपिकली लुक टू गेन competitive advantage throughout the production innovation। फर्म कोशिश करती है अचीव करने की competitive advantage किसके जरिए? थ्रू आउट प्रोडक्ट इनोवेशन। हम अपनी प्रोडक्ट में कॉन्स्टेंटली इनोवेशन रखते हैं, अपने प्रोडक्ट को कॉन्स्टेंटली मॉडरेट करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, चेंज करते हैं। और जब ये हम कर रहे होते हैं तो इसके जरिए हमें नजर आती है फोकस स्ट्रेटेजी, जिसकी बुनियाद पे कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता चला। इसके लिए अब सबसे आइडियल एग्जांपल है फोकस स्ट्रेटेजी की हमारे पास सेल फोन। अगर सेल फोन की हिस्ट्री की तरफ जाएं तो आज से तकरीबन 3 डिकेड्स अगो, 3 दिहाइयों से पहले ये इन्वेंट हुआ था और उसके बाद से अब तक कॉन्स्टेंटली जो इसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है वो इनोवेशन की सूरत में हो रही है। और हर नई इनोवेशन कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन में इजाफा कर रही है और इससे कंज्यूमर सेटिस्फाई हो रहा है। यही वजह है कि ओवरऑल पॉपुलेशन में द नंबर ऑफ यूजर सेल फोन का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है और आज वर्ल्ड में एक बड़ा ग्रुप ऑफ, एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल वो है जो बगैर सेल फोन के सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये एग्जांपल है फोकस स्ट्रेटेजी की। कैटेगरीज ऑफ मार्केटिंग अलायंसेस, मार्केटिंग के डिफरेंट अलायंसेस डेवलप किए जाते हैं ताकि अपने टारगेट एंड गोल को अचीव किया जा सके। मार्केटिंग प्लान, कंटेंट मार्केटिंग प्लान बनाया जाता है जिसके कुछ स्टेप